हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया था कि अगर मेरी 20,000 रुपए सैलरी है, तो क्या मैं 1 करोड़ अर्न कर सकता हूँ, 1 करोड़ की सेविंग कर सकता हूँ? अगर मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं बचाता ही 2-3 हज़ार रुपए हूँ महीने के या वो भी खर्च हो जाते हैं, तो क्या मैं 1 करोड़ रुपए की सेविंग कर सकता हूँ और कैसे? इस विषय पे पहले भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, जानकारी दी हुई है आपको, लेकिन आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें थोड़ा-सा मैंने वैल्यू एडिशन किया है, थोड़ा-सा मैंने बदलाव किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 वेज़ बताऊँगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपने और मिक्स एंड मैच करके भी बताऊँगा, प्लस आपको मैं अपना कंक्लूजन भी दूँगा कि एक्चुअल में आपको किस वे में जाना चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपनी सेविंग को करना चाहिए। 3 वे हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने की। सबसे पहले हमारी ऑल टाइम फेवरेट एफडी, दूसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट और तीसरा भी हमारा मार्केट इन्वेस्टमेंट है और एक अग्रेसिव मार्केट इन्वेस्टमेंट है जिसे हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं। इन्हीं सब विषयों की चर्चा में लेके आया हूं, लेकिन एक्चुअल में सरल तरीके से और एक आम आदमी की भाषा में उसे मैं कैसे समझ सकता हूं उस तरीके से। तो समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि क्या एक 20,000 रुपए की नॉमिनल सी सैलरी में भी मैं 1 करोड़ रुपए का मालिक कभी बन सकता हूं और ये कैसे हो सकता है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले एक सभी निवेदन कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे आपको सही वीडियो समय पे मिलती रहे। तो आ गए जी हम अपनी स्लाइड पे और जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे सैलरी आप देख रहे हैं 20,000 रुपये ही रखी है। अब 20,000 रुपये की सैलरी में अगर मैं देखूँ यहाँ पे 50% के मेरे एक्सपेंडिचर हैं, यानी कि घर के खर्चे वगैरह मेरे जो भी हैं वो 10,000 रुपये के होते हैं और बैलेंस मेरे पास 10,000 बचते हैं। अब मेरे पास कुछ लोन्स हैं, कुछ देनदारियां हैं जो कि 5,000 रुपये की, या मैंने 25% ये भी रख लिया तो 25% यानी कि 5,000 रुपये। अब मेरे पास 15,000 रुपये का टोटल मेरा खर्चा हो रहा है जो कि मेरी 20,000 रुपये की सैलरी से जाता है और मेरे पास बचते हैं सिर्फ 5,000 रुपये। अब 5,000 रुपये भी अगर मैं बचा रहा हूँ तो मैं 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब इसमें देखते हैं कि अगर 5,000 रुपये मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे पास 4 ऑप्शन आते हैं जो सबसे फेवरेट हैं इंडिया में, हमारे सबके पास होते हैं। सबसे पहला जो है वो होता है हमारा सबका फेवरेट, मम्मी डैडी सब यही कहते हैं, रिश्तेदार, एफडी में इन्वेस्ट करो। अब एफडी में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं करना, आपने डालना है और निश्चिंत हो जाना है, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बट क्या वो वर्थफुल है? देखते हैं। हम में से बहुत सारे सैलरीड लोग जो है वो 7.5% पे, अगर आप 4 साल या 3 साल या जितना भी लंबी अवधि के लिए, मैं एक एवरेज लेता हूँ कि 7.5% का एवरेज ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट 7.5 रख लिया, टर्म हमने यहाँ पे रख लिया 1 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पीरियड 12 का है, ये तो फॉर्मूला है। और फ्यूचर वैल्यू हमारी 5,000 रुपये अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी बनती है 388 रुपये का इंटरेस्ट के साथ 1 साल बाद 5,388 रुपये। एफडी में कुछ और भी चीज़ें जैसे मैं देखता हूँ, जैसे कि 5,000 रुपये अगर मैं महीने के बचा रहा हूँ, यानी कि 12 महीने में 12 पंजे 60,000 रुपये मैंने यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये 60,000 रुपये मैंने यहाँ पे 1 साल में बचा लिए। 60,000 रुपये अगर मैं एफडी में डालता हूँ तो मेरे पास हो जाते हैं 64,500 रुपये 1 साल बाद। लेकिन हम यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे कि ये 64,500 में अगले साल फिर इन्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे और इसी तरीके से 7.5% के ब्याज पे वो अगले दूसरे साल के एंड में जाके होते हैं 69,338। री इन्वेस्टमेंट मैं फिर से करता जाता हूँ और इस तरीके से ये पूरी इन्वेस्टमेंट करने के बाद यानी कि 3 लाख रुपए 5 साल में, 60,000 रुपये अगर आप साल के जमा कर रहे हैं और 5 साल तक यानी कि 3 लाख रुपए के करीब अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको 5 साल बाद ब्याज के तौर पे 27,000 रुपये, यहाँ पे देख रहे हैं आप, 27,000 रुपये का ब्याज मिलता है 3 लाख रुपए के जमा करने के बाद। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, फ्लैट इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 60,000 रुपये में हर साल इन्वेस्ट कर रहा हूँ और जितना मैं इंटरेस्ट गेन कर रहा हूँ उसको भी मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी कि डबल मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तरीके से 7.5% का जो इंटरेस्ट है वो मुझे पड़ता तो 9% का एक्चुअल में, क्योंकि मैं पुराना पैसा भी तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरा ब्याज आया उसको भी मैंने इन्वेस्ट कर दिया, यानी ब्याज पे भी मैं ब्याज 5 साल तक लेता हूँ तो 9% का इफेक्टिव मुझे ब्याज मिला। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है, प्रॉब्लम इज दिस कि मेरा 5% का इन्फ्लेशन है, यानी कि 5 साल बाद जो मेरी आज के पैसे की वैल्यू है क्या वो मेरे लिए उतनी रहेगी, कि महंगाई भी बढ़ रही है। 5 साल बाद आटा दाल चीनी ये सब महंगा हो जाएगा, यानी कि जो इंक्रीज आपकी है वो उस पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी है या नहीं है। आसान शब्दों में कहूँ कि जो आज पैसे की वैल्यू है ना वो 5 साल बाद
महंगाई की वजह से आप 5% उसमें से कम कर दीजिए, यानी कि जो पैसे की वैल्यू है वो कम ही होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब यहाँ पे वो 27,000 रुपये जो हैं, जो आपने टोटल अमाउंट गेन किया है 5 साल में, अगर उसमें 5% की मैं इन्फ्लेशन हटा दूँ तो आपका गेन ऑलमोस्ट वो 27,000 रुपये आपको वैल्यू करेंगे आज के ज़माने के 12,000 रुपये के बराबर। ये इन्फ्लेशन कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। आप ये मान के चलें कि आज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 साल बाद जो आपको मिलेगा, उसके बाद जो इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट घटाने के बाद, यानी कि ये 27,000 रुपये आज के तो दिख रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद वो 27,000 की वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू सिर्फ 12,000 रुपये रह जाएगी आज के टाइम की। इसके बाद मेरा दूसरा ऑप्शन आता है जो कि बड़ा ही फेमस, थोड़ा सा एफडी से अच्छा है इन्वेस्टमेंट का, एसआईपी म्यूचुअल फंड, इसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इस पर हमें जो लो रिस्क वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होता है। एफडी के बाद जो सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि निफ्टी 50 हो गया, या ऐसे कुछ ऑप्शन है जिसमें आपको रिटर्न तो कम मिलता है लेकिन आपका पैसा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सुरक्षित रहता है, रादर देन कि आप स्मॉल कैप में या मिड कैप में जाएं जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि किस रिटर्न से मैं कितना कैसे कमा सकता हूँ, इतनी नॉलेज हम सब में है। तो यहाँ पे भी हम वही रखेंगे कि मेरे पास 5,000 रुपये महीने के बचते हैं, 5,000 रुपये मैं इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे 10.5% का मैंने ऑन एन एवरेज रिटर्न रेशो रखा है एनुअली, यानी कि मैं जहाँ पे एफडी में 7.5 कमा रहा था, मैं यहाँ पे 10% का गेन इंटरेस्ट में करता हूँ, तो 66,300 रुपये मेरा बनता है। उसको मैं रीइन्वेस्ट करता जाता हूँ उसी तरीके से, तो 5 साल बाद मैं यहाँ पे 3,38,000 रुपये के गेन पे पहुँचता हूँ, यानी 3 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद 13% का ऑलमोस्ट मुझे इंक्रीमेंट मिला। जो वहाँ पे एफडी में मुझे 9% मिल रहा है, वो मुझे यहाँ 13% मिल रहा है। तो गेन तो हुआ ना, अगर मैं एफडी की तरफ नहीं जाता और मैं सीधा जो है आपके निफ्टी 50 में या एसआईपी में, जो बैलेंस्ड हमारे फंड्स हैं उसमें मैं जाता हूँ, जिसमें मेरा रिस्क कम है, उसमें मेरे को 10.5% यानी कि ऑन एन एवरेज 5 साल में 10.5% मिलना है। ये लोवेस्ट फिगर मैंने रखी है। बैंक्स कुछ में जाएंगे आप या कुछ स्टॉक्स में जाएंगे, वेरीफाई करेंगे तो ये ज़्यादा ही मिलेगा, 11-12% रहेगा। यहाँ पे मैंने 10.5% की ही इंक्रीमेंट रखी है। अब इसके हिसाब से मेरे पास जो है 38,000 रुपये बन जाते हैं 5 साल बाद, लेकिन इन्फ्लेशन यहाँ भी 5% है, तो मैं 8% के हिसाब से गेन कर रहा हूँ, बेटर देन एफडी। यानी कि आज उस समय जो 38,000 रुपये मिलेंगे वो आज के एक तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप आज खड़े हैं तो वो 23,000 रुपये की वैल्यू रखते हैं। समथिंग देन बेटर देन एफडी ना, समथिंग इज बेटर देन एफडी, ये एफडी से बेटर है। लेकिन इसके बाद भी 2 ऑप्शन और है जिसमें आप और अच्छा गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है जो कि एक बैलेंस फंड्स के रूप में आता है, यानी कि मैं मिड कैप में जा सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एसआईपी म्यूचुअल फंड मिड कैप में भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जहाँ भी मेरे को 14.5% का इंटरेस्ट मिलेगा एनुअली। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा बैलेंस्ड फंड्स हैं, उसमें पूरे बैलेंस फंड्स थे हमारे, इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर और ऐड हो जाता है। यानी कि आप मिड कैप में जब आ जाते हैं तो ऐसी कंपनीज जो कि ठीक है थोड़ा अच्छी ग्रो कर रही हैं, पहले इतना अच्छा नहीं थी लेकिन अब अच्छी ग्रो कर रही हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देते हैं। उसी रेशो में मैं इन्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर भी, तो मेरा बन जाता है यहाँ पे 3 लाख का 3,53,000 रुपये 5 साल में। ये मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि जो मैं 1 साल बाद इंटरेस्ट गेन कर रहा हूँ मैं वो पूरा का पूरा री इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और उस कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे मैं 3 लाख रुपए 5 साल में इन्वेस्ट करने के बाद 3,53,000 रुपये गेन कर लेता हूँ, यानी कि टोटल मेरे 53,000 रुपये की एडिंग हो जाती है। अब अगर देखा जाए तो ये 14.5% का जो गेन है एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के बाद 18% का पड़ जाता है मुझे। 5% की इन्फ्लेशन कमाने के बाद भी अगर मैं गंवा देता हूँ 5% इसमें इन्फ्लेशन, तो भी 13% का मेरे पास गेन रहता है, यानी कि आज की वैल्यू के हिसाब से वो 53,000 तो नहीं, लेकिन उस समय वो 38,461 रुपये मुझे गेन करेंगे 5 साल में। इट इज़ समथिंग मोर बेटर देन द प्रीवियस 2 ऑप्शन। जो पीछे के 2 ऑप्शन हैं वो उससे ज़्यादा 2 ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ। ये है हाई रिस्क, यानी कि पूरा का पूरा आपका इक्विटी में अगर जाता है और स्मॉल कैप में, या आप ऐसे एसआईपी लेते हैं जिसमें इंटरेस्ट जो आपका रिटर्न है वो बहुत हाई होता है लेकिन रिस्क भी टोटली हाई है, यानी कि 18.5% का मैंने यहाँ पे लिया है। 18.5% का इंटरेस्ट आपको अगर कोई स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में इसमें मिल रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि उसमें रिस्क फैक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। सेम पैटर्न हम यहाँ पे रखते हैं, 5,000 रुपये महीना
1 साल का 60,000 रुपये, 5 साल तक री इन्वेस्टमेंट इसी हिसाब से चलती है, तो 3 लाख रुपए का 3,68,000 रुपये मिलता है, यानी कि 23% का मुझे कम्युलेटिव मेरे को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ पैसा वो मिलता है वापस। 68,000 रुपये का मुझे गेन हुआ इंटरेस्ट में, मैं इन्फ्लेशन भी मैनेज कर देता हूँ, तब भी मुझे 53,000 रुपये का तो फ़ायदा हो रहा है, यानी कि मैं इन्फ्लेशन फैक्टर को भी मैनेज कर देता हूँ, तब भी मुझे 18%, यानी कि एफडी से तो ऑलमोस्ट 10% ज़्यादा ही मिल रहा है ना मुझे, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। तो आपको बड़ी शांति से सोच समझ के ये फैसला लेना पड़ता होगा। लेकिन कंक्लूजन क्या है, मेरा क्या ओपिनियन है, ये मैं आपको एंड में अभी उसकी तरफ भी लेके चलूंगा, लेकिन ये मैंने आपको एक बेसिक समझाया है, जो मैंने यहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन आपको बताई है। दीज आर द बेसिक कैलकुलेशन, कि आप एक बार समझ जाएं कि फंड्स किस किस तरीके से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। अब सवाल अपना बेसिक पे आता है कि क्या मेरे पास 20,000 रुपये, ठीक है, ये फंड्स तो हमने बता दिए, ये तो सब पता लग गया हमें कि किस किस तरीके से हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे गेन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ, मैं 4-5 हज़ार रुपये बचा पाता हूँ, मुझे आप ये बताओ सर कि मैं कैसे 1 करोड़ रुपए का मालिक बन सकता हूँ। सीधा सवाल सिंपल ये आता है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ। यहाँ पे अब यहाँ पे सैलरी मेरी 20,000 रुपये है, वही कैलकुलेशन। एक्सपेंडिचर मेरा 50% है, 40% मेरे ऑब्लिगेशन मैंने यहाँ पे रख ली है, यानी कि 8,000 रुपये। टोटल मैं 18,000 रुपये लेके चल रहा हूँ। मैं 40% की जगह यहाँ पे सबसे पहले मैं 25% लेके चलता हूँ, वही पीछे वाली कैलकुलेशन। 5,000 रुपये मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अब एफडी में इन्वेस्ट करूं, लो रिस्क में इन्वेस्ट करूं, यानी कि जो ऑप्शन ए था, या मिड रिस्क में, यानी जो मिड कैप्स हैं उनमें करूं, या फिर हाई रिस्क यानी कि जो स्मॉल कैप्स वगैरह की कंपनीज हैं उसमें मैं इन्वेस्ट करूं जिसमें मुझे रिटर्न हाई मिले। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑप्शन आपको मैं दिखाऊंगा इसमें, कि सबसे पहले तो मैंने एफडी को कर दिया यहाँ पे 0। बॉस हमें एफडी नहीं चाहिए, अगर मुझे गेन करना है, अमीर बनना है, तो एफडी ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ और फैक्टर भी काम करते हैं, वो फैक्टर मैं अगर इंक्लूड करूंगा तो वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में मैं बताता हूँ। जैसे कि एज फैक्टर बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है यहाँ पे, आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत इंपैक्ट करता है यहाँ पे। अगर आप अर्ली एज में हैं, जैसे आप 20-21 साल, 22 साल, 25 साल से अर्ली की एज में है और आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कम सैलरी, ऑब्वियसली सैलरी भी बढ़ेगी। तो वो फैक्टर भी यहाँ पे अभी मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ एक फ्लैट कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ। वर्स्ट कंडीशन में फ्लैट कैलकुलेशन होती है। डेफिनेटली अगर आज आप 20-22 साल के लड़के हैं, आपके पास सेविंग के ऑप्शन टिल 60 ईयर्स तक के लिए है, यानी कि ऑलमोस्ट 30-35 साल आप और काम करेंगे, 40 साल, राइट। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट और ग्रो के ऑप्शन ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो 30 प्लस हो गए हैं, 40 प्लस हो गए, उनके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन नहीं है। देयर इज़ अ बिटर डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे आपको वो फैक्टर मैंने यहाँ पे अगर मैं इंक्लूड करता तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती, प्लस इसमें सैलरी इंक्रीमेंट का फैक्टर में रखता तो भी इसमें कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ी हो जाती। यहाँ पे एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एफडी कर दिया 0। जितने भी मम्मी पापा रिश्तेदार हैं सबकी चहेती एफडी को मैंने यहाँ पे कर दिया है 0। अब इस 0 करने के बाद मैं लो रिस्क में 20% अपनी सैलरी लगाता हूँ, 50% लगाता हूँ मिड रिस्क में और 30% लगाता हूँ हाई रिस्क में। अब यहाँ पे मेरे को रिटर्न देखिए, यहाँ पे क्या है 10.5%, 14.5% और 18.5%। अगर इसी हिसाब से मैं अपने ये 5,000 रुपये की कैलकुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो 1,000 रुपये मैंने एक महीने में डाले लो रिस्क में, 2,500 मैंने डाले मिड रिस्क में और हाई रिस्क में डाले मैंने 1,500 रुपये। ये महीने की कैलकुलेशन है। ये वाला जो आप सेगमेंट, ये वाला जो देख रहे हैं 1,000, 2,500 और 1,500, ये 5,000 रुपये ही है मेरे पास टोटल, ये देख रहे हैं आप। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। देखिए, एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं रहता, आपको ब्रेकअप करना ही पड़ेगा। यू हैव टू बी पुट ऑल योर एग्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे लो रिस्क में जाता हूँ, 1,000 रुपये डालता हूँ, साल भर में 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 50%, 2,500 रुपये, साल भर में मैंने 30,000 रुपये इन्वेस्ट करे। इसी तरीके से मैंने 30% हाई रिस्क में इन्वेस्ट किया, 1,500 रुपये, यानी साल के 18,000, टोटल 60,000 रुपये यहाँ भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न, नाउ द मिरेकल इज कम आउट। पहले साल मैंने 60,000 रुपये करे तो एंड में मेरे 68,000 रुपये बन गए, यानी 8,000 रुपये का गेन। दूसरे साल में वो हो गए 1,48,000 रुपये। हालांकि यहाँ पे मैंने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट भी कर चुका हूँ, तो 1,20,000 बन गए मेरे 1,48,000, 1,80,000 बन गए मेरे लगभग 2,40,000 रुपये। तीसरे साल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वही 5 साल बाद मेरे लगभग 60,000 रुपये, 3 लाख रुपये मेरे बन जाते हैं 4,65,000 रुपये, यानी कि मेरे ऑलमोस्ट 1,65,000 रुपये का गेन यहाँ पे हो गया। टोटल मैंने इन्वेस्ट किए यहाँ पे 3 लाख रुपये। ये देखिए, ये 3 लाख रुपये मैंने इन्वेस्ट करे यहाँ पे, और मेरे ये 3 लाख रुपये बन गए हैं 4,65,000 रुपये। नाउ अगेन आगे और भी मिरेकल है।
अब अगर मैंने यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट देखिए, मैंने ये 5 साल में इंटरेस्ट कमाया ऑलमोस्ट 1,65,000 रुपये पर ईयर, लगभग 33,000 रुपये का मैंने इंटरेस्ट गेन किया इन 3 डिस्ट्रीब्यूशंस के सहारे। प्लस अगर मैं 10 साल की कैलकुलेशन लगाऊं तो 10 साल बाद मैं इसी तरीके से 5,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करता हूं तो मैं 8,47,000 रुपये का मालिक बन जाऊंगा। 20वें साल में जाके मैं 22,75,000 रुपये, तीसरे साल में 67,12,000 और फिर उसके बाद 40वें साल में मैं कितना का बन जाऊंगा यहाँ पे मालिक, 2,57,97,532 रुपये। देखिए ये कैलकुलेशन कोई मिरेकल नहीं है, ये एक सिंपल डिसिप्लिन्ड कैलकुलेशन है। आप 24 लाख रुपए 40 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप 2.5 करोड़ के मालिक होते हैं 40वें साल में। आपको बताइए ऐसी कौन सी, मैं बैट करता हूं आपसे, आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी पॉलिसी है, कौन सी ऐसी स्कीम है जो आपके 24 लाख को 2.5 करोड़ बना रही है। सिर्फ डिसिप्लिन, सिर्फ आपका डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और आपका कमिटमेंट ही आपको ये मुकाम पे ला सकता है। अब एक चीज़ और देखते हैं, अब यहाँ पे मैंने 30% कर दिया था यहाँ पे हाई रिस्क, अब मैं हाई रिस्क को यहाँ पे कर देता हूँ सिर्फ 20% और मिड रिस्क को कर देता हूँ मैं यहाँ पे 60%। डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं आप, 5,000 वही है, मैंने 5,000 को नहीं छेड़ा, सिर्फ 3,000 रुपये मैंने मिड रिस्क में डाले, 1,000 रुपये मैंने डाले लो रिस्क में और 1,000 मैंने डाले हाई रिस्क में। अब देख रहे हैं आप, अब मैं 10वें साल बाद 8,37,000 रुपये, 21,86,000 रुपये 20वें साल में, 30वें साल में मैं 60 लाख और 40वें साल में जाके 2,18,15,706 रुपये, यानी कि 2 करोड़ रुपए मेरे अभी भी बन रहे हैं। अब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं कि जहाँ पे आप यहाँ पे सेविंग 5,000 रुपये की नहीं कर पाते, आप यहाँ पे कहते हैं कि मेरे 40% तो मेरा EMI भी जा रहा है, यानी मैं महीने के सिर्फ 2,000 रुपये ही बचा पा रहा हूँ सर, महीने के 2,000 रुपये तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं ना। अब ये 2,000 रुपये कौन से होते हैं, जैसे कि हम लोग 500-500 रुपये के कई बार ना रिचार्ज करा देते हैं, बिल पे कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा बर्डन है, इसको इवेट कर सकते हैं। आप कहीं मार्केट में अपनी फैमिली के साथ ही आप खाने जाते हैं जब किसी रेस्टोरेंट में, तो आप 1,000-1,500 रुपये का बिल तो वहीं पे ही दे देते हैं। तो ये चीज़ अगर आप वहाँ खर्च ना करके यहाँ पे बिल्कुल डिसिप्लिन हो के आप बिल्कुल अपने कमिटमेंट के साथ 2,000 रुपये भी बचाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे 2,000 रुपये महीने भी बचाता हूँ तब भी मैं 40वें साल में 87 लाख रुपए का मालिक बनूंगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे मिड रिस्क को कर देता हूँ फिर से 50% और हाई रिस्क में मैं कर देता हूँ 30%। 100% सैलरी मेरा ये 2,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है। 2,000 रुपये देख लीजिए यहाँ पे, 400 रुपये मेरे लो रिस्क में, 1,000 रुपये मेरे मिड रिस्क में और 600 रुपये मेरे हाई रिस्क में जा रहे हैं। 5 साल बाद की कैलकुलेशन में मैं 1,86,000 रुपये, यानी कि साल का सिर्फ 24,000 रुपये ही दे रहा हूँ मैं, 2,000 रुपये महीना। ये 2,000 रुपये महीना इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पॉइंट ऑफ एक्सपेंडिचर। हम इतना तो अर्जूल फजूल में खर्च कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो 2,000 रुपये बहुत हम लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं जिसका हमारे को हिसाब भी नहीं होता। अगर वो डिसिप्लिनरी तौर पे अगर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो वो 2,000 रुपये 10 साल बाद आपके 3,38,000 रुपये बन जाएंगे। वही 2,000 रुपये जो महीने के आप सेव कर रहे हैं वो 9,10,000 रुपये 20 साल बाद में बन जाएंगे और 40वें साल में यहाँ आके आप 1 करोड़ के मालिक बन चुके होंगे। लेकिन ये 2,000 रुपये सिर्फ डिसिप्लिन है। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप 2 का 3 कर देंगे, 3 का 4 कर देंगे, वो एक एडिशनल फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे आप 1 करोड़ सिर्फ इसी डिसिप्लिन से, सिर्फ 2,000 रुपये। अब आप मान के चलिए आज आपकी सैलरी 20,000 है, 40वें साल में क्या 20,000 ही रहेगी, 40,000 हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। 2,000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट और 40वें साल में आप होंगे 1 करोड़ 3,19,013 रुपये। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एक डिसिप्लिन और आपके कमिटमेंट की वैल्यू है। तो ये वो थी सारी जानकारियां जो मैं आपके सामने लेके आज प्रस्तुत हुआ। आशा करता हूँ कि सारी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी, आपको रोचक लगी होंगी। देखिए सेविंग, आप बहुत छोटी-छोटी सी सेविंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, एक सीधी-सी बात ये भी थी कि हम लोग 2,000 रुपए, 4,000 रुपए की सेविंग नहीं कर पाते क्योंकि हमारी वो लाइफ में प्रायोरिटी नहीं बन पाती। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये छोटी-छोटी जो सेविंग्स हैं, ये आपकी महीने में एक बड़ी सेविंग के रूप में निकल के आ सकती हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे कुछ लोग कॉफ़ी पीने भी जाते हैं, तो 2 लोग अगर हैं तो वो 600-700 रुपए तो उसी में ही खर्च देते हैं। आज के ज़माने में बहुत से लोग जंक फूड खाने जाते हैं, मैकडॉनल्ड जाते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, 1000-1500 तो वहीं पे खर्च हो जाते हैं एक बार में। या फिर आपके पास 3-3 4-4 मोबाइल होते हैं,
आप हर किसी को रिचार्ज करा रहे हैं, उसका बिल पे कर रहे हैं। तो ये वो सारे एक्स्ट्रा खर्चे भी हो सकते हैं। आप इन छोटी-छोटी सेविंग से ₹2000 डिसिप्लिन के तौर पे देखिए, और सारी बात सारी यहाँ पे सिर्फ ये है कि डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं है आपने ₹2000 तो निकाले, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। आपने 2 महीने किए, 3 महीने किए, 1 साल किया, लेकिन 11वें महीने, 12वें महीने, 13वें महीने में आपने जाके उसको ब्रेक कर दिया। नहीं, ये कमिटमेंट है, ये आपके साथ खुद के साथ अपना कमिटमेंट है। अभी के लिए नहीं, 40 साल बाद के लिए, 30 साल बाद के लिए, 25 साल बाद के लिए। ताकि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आपके पास अपने खुद के पैसे होंगे, जो आपने अपने डिसिप्लिन से, अपने कमिटमेंट से लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग उम्र के अपने उतराव में, अपने पड़ाव में 60-70s में बहुत सारी अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते। क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के वो जो कमाने के साल थे, वो अपने और खर्चों में निकाल दिया। आपने जो कमाया वो खर्च के लिए ही कमा रहे हैं, लेकिन खर्च अपने पे करिए। आप जो खर्चा कर रहे हैं वो आप जा रहे हैं, आपने रेस्टोरेंट में खर्च कर दिया, आपने इधर खर्च कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने अपने खुद के लिए क्या खर्च किया? आपने अपने लिए क्या खर्च किया? ये रेस्टोरेंट में जाना, या आप किसी कॉफ़ी रूम में जाके कॉफ़ी पी लें, या आप अच्छे कपड़े खरीद लें, ठीक है, वो आपके लिए है। लेकिन ये आपके खुद के लिए अभी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। खुद के लिए खर्चा करना यानी कि आप वो काम करें जो आज 40 साल बाद आपको रेवेन्यू दे, आपको स्ट्रॉन्ग बनाए। ये वीडियो उसी से रिलेटेड थी। आशा करता हूँ कि ये कंटेंट, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सारी वीडियो समय पे मिलती रहे। तो इसी तरीके के अगले वीडियो में फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।